हेलो एंड वेलकम सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, नए आइडियाज और साथ ही साथ खास मुद्दों की। साल खत्म होते होते सर्दी भी बढ़ने लगती है। दिसंबर विंटर आ चुका है, लेकिन ये विंटर चिल स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरे साल महसूस कर रहा है। साल 2022 अपने अलग अलग चुनौतियों भरा रहा। इस मंच आवाज एंटरप्रेन्योर पर हमने इन चुनौतियों को हाईलाइट किया, इस पर चर्चा भी की। चाहे वो स्टार्टअप्स में काम कर रहे 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की बात हो, मेगा डील में 50% कमी आई हो, या फिर कई आईपीओ के प्लान्स जो ठंडे बस्ते में चले गए, और तो और जिन कंपनियों ने इस साल फंड रेज किया वो कम वैल्यूएशंस पर हुआ है। इसीलिए 2022 के साल को भुलाकर अब 2023 की बात करते हैं, क्योंकि 2022 एक पेनफुल ईयर था। एक थोड़े नरम साल के बाद ये नया साल यानी कि 2023 क्या लेकर आ सकता है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी सेक्टर के कुछ खास मेहमान, ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया, स्टेलारस वेंचर पार्टनर्स के आलोक गोयल और जीएसएफ एक्सेलरेटर के फाउंडर और सीईओ राजेश साहनी। आप तीनों का स्वागत है एंड विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। हम सब जानते हैं कि 2022 थोड़ा सा पेनफुल ईयर था, क्योंकि कई चीजें हुई। इनफैक्ट कुछ ऐसे हेडविंड्स थे जो हमारे कंट्रोल में थे ही नहीं। रशिया यूक्रेन की जो जंग छिड़ी उससे दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, उससे डर बैठने लगा। फिर वो रेट हाइक्स का साइकिल शुरू हुआ और ऑफ कोर्स मंदी का डर तो है ही। लेकिन क्या 2023 इन तीन बड़े फियर से उभरने की तैयारी कर रहा है? लेट्स स्टार्ट विद दैट। राजेश, आपको क्या लग रहा है, ये फियर फैक्टर जो 2022 के पूरे साल में छाया हुआ था, चाहे वो लिस्टेड स्पेस हो या फिर अनलिस्टेड स्पेस में, उससे रिकवरी की उम्मीद है या नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं तो बहुत उम्मीद में हूं कि 2023 एक अच्छा साल होगा। 2022 ने एक चांस दिया है इंडियन फाउंडर्स को और इंडियन वीसीज को टू रिफ्लेक्ट एंड टेक ए पॉज एंड स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ देयर कंपनीज एंड देयर पोर्टफोलियो। तो हमने जीएसएफ ने 60 इन्वेस्टमेंट्स करी लास्ट 2 साल में। उसमें से 60% हमने किया 2021 में और 40% 2022 में। लास्ट क्वार्टर में हमने 6 इन्वेस्टमेंट करी हैं इस लास्ट अक्टूबर टू दिसंबर। मेरा बिलीफ तो ऑलवेज ये रहा है कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टर शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टिंग इन ए कंसिस्टेंट मैनर थ्रू द साइकिल्स। तो हम तो इन्वेस्ट करते रहेंगे। आई थिंक there is a problem in late stage investing, especially for bigger unicorns who were burning cash and guzzling cash. But early stage companies which are well managed on good foundation, I think they will be in a very good shape to raise money in the second half of 2023. तो मेरी उम्मीद कायम है। हम इसी उम्मीद से अपने सारे साथियों को और सारे वेंचर इंडस्ट्री में स्पेशली अर्ली स्टेज में हम एक ऑप्टिमिज्म से देख रहे हैं 2023। ओके, तो आप ऑप्टिमिज्म व्यू रख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक है। आलोक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आर यू इक्वली ऑप्टिमिस्टिक या फिर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक 23 को लेकर? तो हर्षदा, ओवरऑल इंडियन वेंचर इकोसिस्टम के लिए तो मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 2023 विल बी अ टफर ईयर कंपेयर टू 2022। अगर आप 2022 देखें तो पहला हाफ जो था, एक्चुअली द बुल साइकिल वाज स्टिल कंटिन्यूइंग इन 2022 के फर्स्ट हाफ में। जी हाँ। सेकंड हाफ जो है वहां पे बुल साइकिल एक्चुअली वेंट डाउन, इट बिकेम वेरी बियरिश। अभी ना तो यूक्रेन का वॉर खत्म हुआ है, ना ही मनी टाइटनिंग का इफेक्ट अभी पता चलना शुरू हुआ है। अभी भी रेट हाइक्स हो रहे हैं यूएस में, एंड मुझे लगता है कि जो रेट हाइक्स का इम्पैक्ट है और जो मनी का स्क्वीज है, उसका पूरा इम्पैक्ट एक्चुअली 2023 में आएगा, बट 2022 में हमने ज्यादा देखा नहीं है। 2022 में हमने इम्पैक्ट ज्यादातर पब्लिक मार्केट में देखा और ग्रेजुअली करते करते लेट स्टेज में देखा है। एंड मैं भी राजेश से सहमत हूं कि अर्ली स्टेज में एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा भी लेटर स्टेज कंपनीज हैं, जो थोड़ा सा भी स्केल पे हैं, आई थिंक उनके लिए 2023 विल बी अ मोर डिफिकल्ट ईयर कंपेयर टू 2022।
अब आशीष, कंस्ट्रिंग ब्लूम ने हाल ही में एक अच्छा खासा मोटा फंड भी रेस किया है एंड दिस इज योर फोर्थ फंड इफ आई एम करेक्ट। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। तो आप लोगों की डेफिनेटली तैयारी है अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्केल करने की, लेकिन क्या वो आपको लग रहा है कि डील्स फटाफट होने वाली है या फिर आपको लग रहा है थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी? सतर्कता इज नॉट स्ट्रेटेजी, इट इज गोइंग टू बी टेम्परामेंट। मुझे बहुत श्योर है कि जो पेस से हम इन्वेस्ट करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से वो चलता रहेगा। जब 21 में हम मोमेंटम देख रहे थे तभी वी डिडंट इंक्रीज आवर पेस, और जब 22 में हम लोग ने कॉशन देखा दैट टाइम आल्सो पेस हम लोग ने कम नहीं किया था। 2023 में अभी देयर स्टिल लॉट टू कम, जहां पे जो आप इम्पैक्ट महसूस करेंगे और थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस आएगा ऐसा अनुमान है। बट वेंचर का जो इन्वेस्टिंग है वो 10 साल के नजरिए से किया जाता है। तो जो फंड्स चलते हैं वो फंड्स आप एग्जिट करेंगे 2028, 30 और 32 में, वो नजरिए को देखते हुए जब तक आपका ये अनुमान और बिलीफ है कि 8 साल 10 में से ठीक ही जाएंगे तो ये सिक्लिकलिटी है, उसको आप नजर में ला करके आप इन्वेस्टमेंट्स तो बंद नहीं कर सकते, तो वो चलता रहेगा। बट एक एहतियात बरतनी होगी एज एन इंडस्ट्री और एज एन इन्वेस्टर एंड फाउंडर्स बोथ। इन्वेस्टर्स ऑल्सो विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट 100%, 200% year on year growth is not going to fetch you the premium. Sustainable growth and scalable businesses are with sustainability which will be commanding premium. जब आप कहते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के समय, स्केल वाली कंपनियों को तो आप आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं, उसी बिजनेस में है, तो कॉशन किस बात का है? जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, जो कैश बर्न कंपनी कर रही है, किस बात का कॉशन है? कॉशन इस बात का कि आप वो कंपनी का एंट्री प्राइस क्या दे रहे हैं। कॉशन उस बात का कि आप वो क्या आपका जो जॉइंट एक अग्रीमेंट होता है कि एज अ कंपनी आप विजन रख रहे हो कि आपका जो टारगेट्स है अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, वो क्या कैपिटल आप किस तरीके से यूज करेंगे। आप ब्लाइंडली उसको, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईरा वेयर इजी मनी इज गोइंग टू बी देयर ऑन टैप। So you'll have to be alerting your ecosystem and your founders as an investor to make sure that whatever capital is being raised, you are able to use it to get to from point A to point B in a meaningful manner. जी। As an investor आपको थोड़े reserves भी रखने पड़ेंगे, as a founder आपको ये mindset में रखना पड़ेगा कि जब तक मैं सही तरीके से milestone cross नहीं करूंगा मुझे और funds नहीं मिलेंगे। तो की माइलस्टोन्स इनफैक्ट आप लोग ट्रैक भी करते आएंगे, विच आई एम श्योर यू ऑलरेडी बीन डूइंग। राजेश, मैं इनफैक्ट आपका ट्वीट पढ़ रही थी जहां पे आपने कहा आप कंपनी के फाउंडर से एक बहुत गहरी रिलेशनशिप बांधते हैं और उसमें मजा आता है, और वहीं पर आप दोनों मिलकर फिर कंपनी के लिए एक स्केल की तैयारी करते हैं या फिर उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो इस रिलेशनशिप में क्या अब आपको मॉनिटर का भी रोल निभाना पड़ेगा, थोड़ा सा और टाइट रखना पड़ेगा कि फाउंडर्स पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, या फिर उनको और करीबी से मेंटोर करना पड़ेगा कि ऐसा करोगे तो शायद ये गलत पड़ सकता है? नहीं, बहुत आई थिंक सो एक 2022 ने हम सबको इंडस्ट्री में और फाउंडर्स को भी सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में लाए। 2021 एक ईयर ऑफ इंटेलिजेंस था इन मेरे व्यू में। एक ग्लोबल लिक्विडिटी इतनी ज्यादा थी फाउंडर्स के लिए और वीसीज के लिए, इतना सारा कैपिटल वाज जस्ट फ्लडिंग इनटू द मार्केट, एंड एज ए रिजल्ट सम ऑफ द फाउंडर्स एंड सम ऑफ द कंपनीज गॉट अहेड ऑफ देमसेल्फ। 2020 में अब वो समझ आ गई है कि कैपिटल की साइकिल्स चेंज होती हैं। बिजनेस की साइकिल कैपिटल की साइकिल से थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो समझदारी की बात बोर्ड्स में, फाउंडर्स में और इन्वेस्टर्स में, आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में काफी डीपली आ गई है। मेरे को स्पेसिफिकली मेंटर करने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक व्हाट वी टेंड टू नाउ सॉर्ट ऑफ सी इज move away from models which were like frothy, capital guzzling, to business models which are more innovation driven, capital efficient and less cash burning. And पहले तो कोई ये बात ही नहीं कर रहा था कि मतलब प्रॉफिट कब आएगा, अब ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है वेंचर इकोसिस्टम के लिए कि ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग
चारों लोगों में आ गई है। लेट स्टेज आई थिंक अभी भी स्ट्रेस में रहेगा, मैं आलोक से बिल्कुल सहमत हूँ। 2023 के फर्स्ट हाफ में लेट स्टेज कंपनीज विल बी फर्दर टेस्टेड, especially some sectors will remain further stressed. Web 3.0, almost 80% of the market capitalization has got wiped out. Fintechs have seen 60 to 70% market capitalization wiped out. ये अच्छी बात है क्योंकि अब पैसा नए सेक्टर्स में जाएगा। जैसे आई थिंक कुछ सेक्टर्स जो इग्नोर हुए, एग्रीटेक, स्पेस टेक, डीप टेक, अब वेंचर इंडस्ट्रियलिस्ट वही उस पे नजरिया रख रहे हैं जो पहले रखते थे, जो टू फॉस्टर इनोवेशन। तो डिलीवरी टेक टू फिनटेक से पैसा एग्री टेक एंड स्पेस टेक एंड ड्रोन टेक एंड डिफेंस टेक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, डिवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री होगा, इनोवेशन थोड़ी वाइड हो जाएगी अभी। एंड फॉर ए अर्ली स्टेज कंपनी आई थिंक दैट्स ए ट्रेंड दैट वी वॉच वेरी वेरी केयरफुली। एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड एक्चुअली, जो हमने देखा भी है कि ये जो सभी कंपनियां उभर कर आई हैं, जो सितारे बनी हैं, पोस्टर बॉयज बने हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के, वो दरअसल कंजम्पशन थीम को राइड कर रहे थे। इसमें से कई मॉडल कॉपी पेस्ट मॉडल्स भी थे। अमेरिका में जो चला, भारत में अपनाने की कोशिश की, और कुछ जगह ये हिट हुए हैं, कुछ जगह मिस हुए हैं। इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और 2022 को कर रहे हैं हम अलविदा एंड वेलकम 2023। क्या लेकर आ सकता है नया साल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं ब्लूम वेंचर्स के आशीष फाफड़िया, स्टेलारिस वेंचर्स के आलोक गोयल और GSF एक्सेलरेटर के राजेश साहनी। ये जो कैश बर्न का मुद्दा आता है आलोक, क्या वो एक सबसे बड़ी चीज है जो अब लोगों को रोकनी होगी? ये लिस्टेड प्लेयर्स, फॉर एन एग्जांपल विजय शेखर शर्मा भी कह रहे हैं कि इट्स टाइम एंड वी आर पुटिंग एन एंड टू दैट कैश बर्न, क्योंकि उन्होंने वो पेन देखा है। तो ये क्या एक बड़ी लर्निंग रही है इस पूरे इकोसिस्टम के लिए? एंड आर यू आल्सो एडवाइजिंग कि कैश बर्न जितना कम हो सके उतना करें, उससे दूर रहें? एक्चुअली हर्षदा, मुझे लगता है कि हम लोगों का रोल काफी तरीके से कॉन्ट्रेरियन है। जब 2021 में लग रहा था कि पार्टी चल रही है और कैपिटल बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, हम लोगों का काम था एंटरप्रेन्योर्स को बताना कि ये जो पार्टी अभी चल रही है हमेशा नहीं चलेगी। इनफैक्ट तब हमारा काम था कि जो आप कैश बर्न अभी कर रहे हैं इसको कंट्रोल में लाइए, बिकॉज ये कभी ना कभी जाके किसी ना किसी वॉल को हिट करेगा। सिमिलरली अब हमारा काम ये भी है बताना बहुत सारी कंपनीज को जिनके पास बैंक में कैश है, दैट लुक दीज टाइम्स विल चेंज एज वेल, एंड जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, दिस इज द टाइम फॉर देम टू अक्वायर गुड टैलेंट। कुछ लोग किसी और नई कंपनीज को अक्वायर भी कर सकते हैं, नई ज्योग्राफीज में जा सकते हैं। तो काफी सारी कंपनीज हर्षदा ऐसी हैं जहां पे हम एक्चुअली फाउंडर्स को बोल रहे हैं कि this is the time for them to be more aggressive in fact. At the same time, आप भी ठीक कह रही हैं हर्षदा कि कुछ कंपनीज जिनका बर्न या यूनिट इकोनॉमिक्स एड अप नहीं कर रहा है, इसमें वी आर एडवाइजिंग देम टू कंजर्व कैश। तो वो इक्वेशन दोनों तरफ थोड़ा मैटर करती है, बट इन जनरल हम लोगों का काम इन सम वेज इसकी आज की विंड को ना देख के, बट कल की क्या विंड होगी उसके हिसाब से कंपनीज को एडवाइस करें। तो चलिए उसी की बात करते हैं। तो कल की हवा किस दिशा में चलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि आलोक, आपका जो पहली कमेंट थी वो यही थी कि आप कॉशियस रहेंगे, और आपको लगता है जो पेन पॉइंट्स हमने गिनाए थे, बीट US यूरोप रिसेशन, बीट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, या फिर वो यूक्रेन रशिया वाली वॉर, वो अभी भी हमारे सर पर है, उससे हम आगे बढ़े नहीं हैं। तो ये अगर इस कॉन्टेक्स्ट को जस का तस रखें, हवा किस तरफ चलने वाली है, बताइए, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, जहां तक कि अर्ली स्टेज का हिसाब है, हम लोग नॉर्मली जब कंपनीज में आते हैं, एंड मेरे हिसाब से यही ट्रू ब्लूम के लिए भी है, राजेश के लिए भी ट्रू है, हम लोग कंपनीज के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं जी। काफी ऑफन तो उनके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता उस वक्त। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि उनके लिए ये एक्चुअली बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बिकॉज मार्केट में नॉइज लेवल काफी कम हो गई है इस वक्त, राइट? तो इस वक्त उनका फोकस है प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट मार्केट फिट को एक्सप्लोर करना। तो उनके केस में मेरे हिसाब से कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो लेट स्टेज है उसमें अभी भी मुझे लगता है कि 2023 में स्ट्रेस रहेगा, बिकॉज इवन दो कि पब्लिक मार्केट्स में मल्टीपल सा करेक्शन हुआ है, मेरे हिसाब से अभी अर्निंग से करेक्शन नहीं हुआ, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट मार्केट्स हैव नॉट कॉट अप विद पब्लिक मार्केट्स येट। सो अब
वो 6 महीने चलेगा या 12 महीने चलेगा, ये एक्चुअली अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है हर्षदा जी। जी एंड अनसर्टेनिटी में एटलीस्ट आवर एडवाइस टू एंटरप्रेन्योर्स इज कि अगर आपको अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करनी है, द बेस्ट वे यू कैन डू इट इज बाय हैविंग कैश इन द बैंक. And so we will still be cautious with our late stage companies unless they are market leaders and they have plenty of cash in the bank. ओके, आई गेट दैट पॉइंट. आशीष, क्या आपको भी लग रहा है जब आप अपनी लेट स्टेज कंपनियों से बात करते हैं तो उनको भी कहेंगे कि थोड़ा सा अब और आपका भी रवैया उनके प्रति थोड़ा सा कॉशियस रहेगा एंड मेजॉरिटी ऑफ द मनी विल गो टू द न्यूअर प्लेयर्स, द अपकमिंग ब्लू आइड बेबीज मे बी? So not blue eyed babies, but हाँ, आप डेफिनेटली इतना तो आप एहतियात बरतेंगे और ये सुझाव देंगे अपने कंपनीज के फाउंडर्स को कि आप इसको आईपीओ एनवायरनमेंट में अपना परफॉर्मेंस मॉडल कीजिए. जो ग्रोथ स्टेज कंपनीज है जहां पर आप 2024, 25, 26 में उन्हें देख रहे हैं एज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो आप यही सुझाव देंगे कि आप प्लीज उस एनवायरनमेंट में मॉडल करके समझाइए बोर्ड को कि ऐसे परफॉर्मेंस कैसे रहेगा और कैसे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10-15% ग्रो करेंगे, ना कि 100%, 150% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. तो वो हो गया ग्रोथ स्टेज. जहां तक अर्ली स्टेज है, यू विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट. वहां पे बर्न अनिवार्य है. आप इन्वेस्टमेंट फेज में हो जैसे एज अ फंड, वैसे वो कंपनीज भी अपना बना रहे हैं गार्डरेल्स, तो वहां तो बर्न होगा और अगले 1-1.5-2 साल तक चलता रहेगा. आप जब तक उसको एक 8-10 साल के नजरिए से देख रहे हैं तब तक सही जर्नी है. ग्रोथ स्टेज, यू आर गोइंग टू लुक एट इट विद अ 2-3 year horizon and ask them to work with a lens which will ultimately sustain them post listing, so that we will have a salient environment for them, and unlike what has happened the last 12 months. अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग ऑल ऑफ यू आर ईगर टू इन्वेस्ट इन द अर्ली स्टेज, अगला साल किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पर आप फोकस करना चाहेंगे? आशीष, लेट्स बिगिन विद यू, बिकॉज ब्लूम ने हाल ही में एक अच्छा खासा फंड रेज किया है. व्हाट अट्रैक्ट्स ब्लूम एट दिस पॉइंट इन टाइम? किन सेक्टर्स, किस तरह की कंपनियों में निवेश करने के लिए आप लोग उत्सुक हैं? हमारा जो पहला फेज ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है फॉर दिस न्यू फंड हैज ऑलरेडी हैपेंड. Okay. We have already made about 12 investments, and that includes SaaS, which we have always been bullish on. That also includes deep tech and EV. EV has been a vertical which we have championed all through the last 4-5 years, and we have already made 3 EV investments from this new fund. Financial services, हमारा ये बहुत strong belief है कि आगे चलकर भी ये एक बहुत अहम पहिया रहेगा. एंड हम लोग इन वर्टिकल्स की तरह ना देख करके उनको हॉरिजॉन्टल्स की तरह देख रहे हैं कि जहां पे आप फाइनेंशियल सर्विसेज में और अंडर आप उसको डिवाइड करेंगे इनटू इंश्योरेंस, वेल्थ एंड वेरियस अदर गार्डरेल्स बिजनेसेस एज वेल. दीज आर द 3 जहां पे इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. एग्री इज अनदर वर्टिकल वेयर वी आर बुलिश ऑन एंड आर लुकिंग एट इट. मेरा ये ओवरऑल थीम में मानना है कि अगले कुछ साल और 2023 will be a vote comes up for that, this convergence. हमने पहले सर्विसेज के इन्वेस्टमेंट्स देखे आज से 15-20 साल पहले, फिर टेलीकॉम, फिर प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि SaaS, डीप टेक, एंड फाइनली वी विल नाउ हैव convergence where SaaS and services will be layered together, convergence where e-commerce will be a hybrid of what happens digitally and on the store. Large companies का जो बिल्डअप और निवेश होगा ग्रोथ में, वो इसी कन्वर्जेंस में जाएगा. और अर्ली स्टेज डीएनए विल बी मोर हाइब्रिड देन इट एवर वाज. आलोक, एनी टॉप सेक्टर जिस पर आप लोग फोकस करना चाहेंगे? अर्षदा, मतलब कोई एक सेक्टर तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता, बट जैसा कि आशीष ने बोला, वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन ग्लोबल सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंडिया. जी हाँ, to invest in that. हम लोग फिनटेक में भी बहुत बुलिश हैं, बिकॉज अगर आप ज्यादातर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देखें, वेदर इट्स क्रेडिट, लेंडिंग, इंश्योरेंस, अभी भी उनका पेनिट्रेशन बहुत लो है इंडिया में. वी आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स एंड द इकोनॉमी दैट दे आर क्रिएटिंग. B2B सप्लाई चेन्स, अभी भी लगता है कि इंडिया में सप्लाई चेन्स आर 50 to 100 years old, एंड उनके मॉडर्नाइजेशन में बहुत स्कोप है. वी आर ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन EVs. At least we think the transportation industry as we know it, or automotive industry as we know it, will almost completely transform in the next 2 decades. So
काफी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें वी आर ब्रॉडली बुलिश एट दिस पॉइंट. Rajesh, in fact, you were mentioning deep tech, space tech, drone tech. So I'm guessing वहीं पर आप ज्यादा आइडियाज इस समय आइडेंटिफाई कर रहे हैं. देखिए, मेरे तो दो मेन थीसिस हैं इंडिया के बारे में. एक तो इंडिया में बहुत कंज्यूमर्स हैं एंड व्हाट आई कॉल भारत. जी. आई थिंक भारत विल क्रिएट 100 यूनिकॉर्न्स. सो वो जैसे भारत डिजिटाइज होगा, भारत का कंज्यूमर बिकम्स मोर परचेजिंग सॉर्ट्स, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी. तो एक तो वो अपॉर्चुनिटी है. दूसरा, हमारे पास टैलेंट है इंडिया में. हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर टैलेंट है और वो नए नए प्रोडक्ट्स बनाएगा सैस मार्केट में. तो हम दोनों इंडियन टैलेंट और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं. विद इन इंडियन स्पेस आई थिंक 3 सनराइज सेक्टर जो मेरे को दिख रहे हैं: एग्रीटेक, डीप टेक एंड फाइनली आई थिंक B2B. ये 3 बहुत एक्साइटिंग स्पेसेस हैं. इन तीनों में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हो रही हैं. B2B इसलिए क्योंकि इंडियन SMEs एंड इंडियन कॉर्पोरेट्स आर डिजिटाइजिंग. डीप टेक हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है एंड उसमें बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, स्पेस टेक से ड्रोन टेक से लेके डिफेंस टेक में. एंड अगर हम एग्री टेक देखें तो हमारी अभी भी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो मॉडर्नाइज होगी. तो तीनों सेक्टर्स पे मैं तो बहुत तवज्जो दे रहा हूँ और बहुत ध्यान रख रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. आशीष, राजेश और आलोक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द एंटायर टीम. Happy Thank New you. Year to everyone. Thank you all.